हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो हमारी रिवीजन सीरीज है क्लास 12 अकाउंटेंसी की। और उसका डिवीजन हम कुछ इस तरह से करेंगे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी 3 बुक्स है अकाउंट की, बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 1 में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ते हैं, बुक 2 में हम कंपनी अकाउंट में शेयर्स और डिबेंचर्स को पढ़ते हैं, और बुक 3 हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बुक में भी हम बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्लस रेशियोज हम स्टडी करते हैं। तो रिवीजन अकाउंटेंसी का हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, और वो आती है बुक हमारी 20 मार्क्स की। और जो हमारी सेकेंड बुक है वो आप सभी जानते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, कि 24 मार्क्स की आती है। और जो हमारी फर्स्ट बुक पार्टनरशिप है वो 36 मार्क्स की हमें बोर्ड एग्जाम में नजर आती है। इस बार के सीबीएसई एग्जाम पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो लास्ट ईयर की तरह ही है। तो हम अपने रिवीजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर मैं आज स्टार्टिंग रिवीजन में आपको थर्ड बुक का डिवीजन बताऊं बच्चों, तो कुछ इस तरह से होता है कि हमारी जो बुक 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमारे पार्ट बी के नाम से बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आएगी। 2 पार्ट भी होते हैं, और वो एक पार्ट भी होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा एक और पार्ट भी होगा पेपर में कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट हम लोग अटेंड करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट कोई बच्चा पार्ट बी में अटेंड नहीं करेगा। ये जो पार्ट बी होगा ये हमें 20 मार्क्स का दिखेगा, और जो 60 मार्क्स का है वो हमारी पार्ट 1 और ए में दोनों बुक से होगा, शेयर्स और पार्टनरशिप से। और 20 मार्क्स का ये जो कॉन्सेप्ट है इस बुक का, उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का हमें टेंटेटिव बता रही हूँ नजर आएगा, जिसमें हेड और सब हेड पूछे जा सकते हैं बैलेंस शीट के, या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स में से भी क्वेश्चन हमसे 3 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थ्योरेटिकल चैप्टर, वो और करके रेशो के साथ दिख सकता है कि कहीं रेशो के साथ एक और लगा दे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, और वो कह दे भाई रेशो की जगह आप ये अटेंड करो, मे बी और मे नॉट बी, या फिर 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, वो सेकंड चैप्टर से दिखेगा। और हमारा थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में एक 3 नंबर का रेशियो आएगा, और एक नंबर के क्वेश्चंस भी हमें एमसीक्यूज में एजर्शन रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो उसका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और 1 मार्क्स के शायद कोई एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और अगर एक चैप्टर और है, लास्ट है, जिसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। अगर उसकी बात करें तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें दोनों कॉमन साइज आके एक आपको अटेंड करना होगा, या एक कॉमन साइज और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ जाए, उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। कहीं बच्चा ये ना सोच ले कि अगर मैं केवल कॉमन साइज कर लेता हूं तो आ जाएगा। तो याद रखना 2 कॉमन साइज में भी चॉइस, या फिर 2 कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी चॉइस आ सकती है। तो ये हमें 4 मार्क्स का। और अगर एमसीक्यूज की बात करें तो इसमें से 4 एमसीक्यूज आएंगे। अब काउंट कर लेते हैं तो 4 और 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये है हमारा 20 मार्क्स का डिवीजन ऑफ द पार्ट बी, मतलब हम बोल सकते हैं थर्ड बुक ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज वाली वीडियो में क्योंकि हम रिवीजन स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो हम फर्स्ट चैप्टर पे ध्यान देंगे, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि जो हमारी कंपनी है उसमें हम जो बैलेंस शीट पढ़ते हैं वो पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में पढ़ते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट होता है नोट्स टू अकाउंट का, और फोर्थ पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का डिस्कशन इस चैप्टर में है। तो आज हम
आज की इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो अगर बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी की बात करें तो एज यूजुअल हमारी बैलेंस शीट भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, या ये बोल लो दो इसके पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा पार्ट होता है बच्चों एसेट्स। तो याद रखना बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी के दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा होता है हमारा एसेट्स। अब पहले लेके चलती हूँ आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी हमारे टोटल 4 हेड्स होते हैं। याद रखिएगा, एक एक चीज लिखते जाइएगा, नोट करते रहिएगा ताकि याद आसानी से हो जाए। वीडियो देखते रहिए, नोट करते रहिए, नोट्स भी बन जाएंगे आपके और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के जो अगर हम पार्ट्स हेड्स की बात करें तो पहला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है शेयर पेंडिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट और तीसरा होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज और चौथा होता है करेंट लायबिलिटीज। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला था शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा था हमारा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट और तीसरा था हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी और चौथा था करेंट लायबिलिटीज। दीज आर द 4 हेड्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। चलते हैं अब इसके अंदर के सब हेड का डिस्कशन करने। तो पहला मैंने आपको हेड बताया था शेयर होल्डर्स फंड। इसको बच्चों हम इक्विटी भी कहते हैं और इक्विटी के अंदर के सब हेड्स की बात करें तो वो 3 होते हैं। उसमें पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा होता है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अब चलते हैं शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। ये हेड जरूर है लेकिन इसको डिडक्शंस में है सीबीएसई के सिलेबस में, तो केवल नाम हमने याद रखा, मेमोराइज रखा कि नाम भी होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का, ये एक हेड होता है, बट अंदर के पॉइंट्स तैयार नहीं करेंगे। तीसरा है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसके अंदर 4 सब हेड्स होते हैं। पहला होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तीसरा होता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और चौथा होता है अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। लिखते जाइएगा बच्चों, नोट्स अच्छे बन जाएंगे तो 3 नंबर पक्का मान के चलेंगे कि हमारे ये आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर भी 4 सब हेड्स होते हैं। पहला होता है इसका जिसका नाम है बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तीसरा ट्रेड पेबल और चौथा होता है अदर करेंट लायबिलिटीज। तो यहां पर हमने अभी हेड्स और सब हेड्स के बारे में बात की। अब लेंगे आपके वो पॉइंट्स जो एग्जाम में आएंगे, मतलब आइटम्स नजर आएंगे और हमसे पूछेंगे कि भाई इसका हेड और सब हेड बताओ। अगर आपको इसका पैटर्न देखना है तो 24 के क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से हमें नजर आता है। तो पहला पॉइंट था हमारा सब हेड का शेयर होल्डर्स फंड के अंदर का, वो था शेयर कैपिटल। अब इसके आइटम्स में सारे बोलने की कोशिश करूंगी, अगर आपको सारे लिखने हैं एक जगह लिख लीजिए तो इससे हमारी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल के अंदर के जो आइटम्स आते हैं वो होते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली, कॉल्ड अप, पेड अप और इसका एक और नाम होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो दीज आर द आइटम्स। इसका नाम नजर आए तो इसका हेड लिख देना शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड लिख देना शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट सब हेड जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बच्चों किसी भी नाम के अगर आगे आप सरप्लस लगा दो, नाम के पीछे रिजर्व लगा दो प्लस नेट लॉसेस, नेट प्रॉफिट्स और हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, कोई भी हमारी वैल्यू अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो भी हमारी यहीं पर ही इंक्लूड होगी, शेयर आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी नाम के आगे सरप्लस, नाम के पीछे रिजर्व। तो ये पॉइंट्स हमारे नजर आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट है हमारा मनी अगेंस्ट शेयर वारंट, डिडक्शंस में है तो इसके हेड्स और सब हेड्स खुद ही अपने आप में सब हेड है तो इसके आइटम्स नहीं आएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज में।
जिसका पहला सब हेड था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम तैयार करेंगे डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स है, टर्म डिपॉजिट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स हमें नजर आएंगे कहां पर, अंडर द पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। और इसके अंदर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, और ये सारे पॉइंट्स हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नाउ लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात करें तो बच्चों जो भी प्रोविजंस हैं जो कि 12 महीने से ऊपर के होते हैं वो सारे हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें स्पेशल तैयार करने हैं, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। ये सारे पॉइंट्स हमें नजर आएंगे कहां पर, इन द लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें हम प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी भी लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स, और अगर ये नाम है लेकिन वो सामने से कह रहा है कि ये 12 महीने से कम के प्रोविजन है, तो बाय डिफॉल्ट इनको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिखना, नहीं तो कुछ मेंशन नहीं है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेंशन है और प्रोविजन फॉर वारंटी मेंशन है, बस डायरेक्टली बच्चा यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखेगा एज अ सब हेड, और हेड लिखेगा इसका नॉन करेंट लायबिलिटीज। नाउ नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे डिडक्शंस में है तो इसका आइटम नहीं आएगा और इसका हेड और सब हेड नहीं पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर 2 ही पॉइंट तैयार करके जाइए, एक है प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये आपने डिबेंचर्स में पढ़ा भी होगा और हम रिवीजन में लेंगे भी। तो केवल हमारा प्रोविजन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आते हैं इसमें, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में। नाउ द नेक्स्ट वन इज करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। वो सारी बोरोइंग्स जो हमने 1 साल से कम की ली है उसे बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें आ जाता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, और वो लोन जो आपने 1 साल के अंदर अंदर के लिए हैं वो भी हमारा आ जाता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। और भी कुछ नाम से जैसे डिपॉजिट्स आ जाता है बच्चों, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली जो मैंने बोली। बाकी 2 पॉइंट स्टार्टिंग में जो बोले गए थे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये भी दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पॉइंट जरूर तैयार करिए, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये सेंटेंस में आ सकता है तो इसका सब हेड हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग और इसका हेड हो जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करें तो 2 याद कर लो, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा है हमारा प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। और ये 2 अच्छे से तैयार करिए। बाकी अगर किसी प्रोविजन के आगे आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कि ये 12 महीने से कम का प्रोविजन है तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा, नहीं तो कुछ मेंशन नहीं है अगर तो बच्चों वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा, 2 नाम को छोड़ के, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा ट्रेड पेबल। इसके अंदर तो केवल 2 ही आइटम्स होते हैं और उसका नाम है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में से कुछ आ जाए तो उसका सब हेड हो जाएगा हमारा ट्रेड पेबल और इसका हेड हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा अदर करेंट लायबिलिटी। सबसे ज्यादा पॉइंट्स आने के चांसेस इसी टॉपिक से है क्योंकि इसमें से काफी चीजें हमें दिखती हैं, जैसे कॉल इन एडवांस है, जैसे अनपेड डिविडेंड है, जैसे इंटरेस्ट अक्यूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट अक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग, या फिर एक्सपेंसेस पेबल भी बोल सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम बोल सकते हैं, या फिर एडवांस इनकम भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा में कुछ पॉइंट्स और भी हैं, मैं रीड करके आपको बताती हूँ। जैसे सेंटेंस में आ सकता है अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स। तो सेंटेंस वाले पॉइंट्स भी हमें नजर आ सकते हैं, ईएसआई पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल। तो ये लास्ट के जो वर्ड्स बोले वो और जो स्टार्टिंग में बोला गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल इन एडवांस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आउटस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट अक्यूड बट ड्यू, इंटरेस्ट अक्यूड बट नॉट ड्यू, ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी करिएगा। अब बचा हमारा आधा पोर्शन जिसका नाम है एसेट्स। तो एसेट्स तो बच्चों 2 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है
जिसका नाम है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों को अच्छे से पता है कि हमारे टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल वो होते हैं जो केवल हम फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल है और कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, रॉयल्टी राइट्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, लाइसेंस है, और दीज आर द इनटेंजिबल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, और उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों मार्क करिएगा, और एज अ हेड नॉन करेंट एसेट्स मार्क करिएगा। इसके अलावा में इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, और एक और नाम याद करके रट के जाइए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये पॉइंट हमें नजर आएंगे इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसका हेड होगा नॉन करेंट एसेट्स। सेकेंड नंबर पे, क्योंकि 5 पॉइंट्स मैंने बोले हैं ना, तो सेकेंड सब हेड है हमारा, जिसका नाम है सेकेंड नाम है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो वो सारे लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं 12 महीने से ज्यादा के, तो उसे कह देंगे हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की अगर बात करें बच्चों, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स, वो सारे लोन्स जो कंपनी ने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दिए हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल याद ना करिए, केवल एक पॉइंट याद कर लीजिए अगर स्पेशल याद करना है, तो वो है कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस के अलावा सेंटेंस देखिएगा कि क्या ये ऐसा एडवांस है जो 12 महीने से ज्यादा का दिया गया है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। और अगर टाइम मेंशन कम का है तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और नेम अगर बच्चा पूछे कि मैं क्या आइटम याद कर लूं, तो आइटम में कैपिटल एडवांसेस याद कर लीजिए। कैपिटल एडवांसेस अगर बोर्ड में आ चुका भी है, आया, तो इसका सब हेड हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसका हेड हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है बेटा। तो थर्ड नंबर पे होता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ये हमारे डिडक्शंस में है तो हम इसको तैयार नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स बच्चों जो हम 12 महीने से ज्यादा के करते हैं। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी, ऑन पार्टनरशिप फर्म, ऑन बॉन्ड्स, ऑन म्यूचुअल फंड्स, ऑन शेयर्स, ऑन एनी प्रॉपर्टी। और इसके अलावा हम बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकते हैं, पार्टनरशिप मैंने बता ही दिया, प्रॉपर्टीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, यहाँ जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बच्चों 12 महीने से ऊपर की होनी चाहिए। बच्चा कह रहा है मैम टाइम मेंशन नहीं था, तो हम क्या करते? टाइम मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे एज अ सब हेड, और हेड में हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा जिसका नाम है अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हो गए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया जो डिडक्शंस में है। पांचवा बचा, क्योंकि हमें 5 ही पॉइंट लेने थे, वो था अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो अदर नॉन करेंट एसेट्स में अगर आप नाम की बात करें तो मेरे कहने पर 2 नाम याद कर लो, एक है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। ये 2 नाम आ चुके हैं। अगर ये 2 नाम आते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका अदर नॉन करेंट एसेट्स, और इसका हेड हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है करेंट एसेट, इसके अंदर 6 सब हेड्स होते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री, दूसरा होता है करेंट इन्वेस्टमेंट, देन होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, और छठा होता है अदर करेंट एसेट्स। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला है करेंट इन्वेस्टमेंट, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स बच्चों जो अभी मैंने आपको नॉन करेंट में बोले थे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपने 12 महीने से कम के किए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, लेकिन वो 12 महीने से कम के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो एडवांस जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए दिया है उसे हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोलेंगे। और इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सारी चीजें हमारी इन्वेंट्रीज में आती हैं। याद रखिएगा वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो इन्वेंट्रीज में आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर 2 आइटम आते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक, ड्राफ्ट, तो ये सारी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। और 6th पॉइंट है हमारा
अदर करंट एसेट्स। तो वो सारे एसेट जैसे प्रीपेड हुआ, जैसे हमारा एक्यूर्ड इनकम हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो एडवांस टैक्सेस एग्जाम में आ चुके हैं, एडवांस टैक्स हुआ, डिविडेंड रिकवरेबल हुआ, ये सारी चीजें अदर करंट एसेट्स में आती हैं। और एक लास्ट बात जो आपको मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है वो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चों जो ना तो हमारे एसेट्स में आते हैं और ना ही लाइबिलिटीज में, लेकिन एग्जाम में आ गए तो हमें क्या लिखना होता है, नीदर कम्स इन एसेट्स नॉर इन लाइबिलिटीज ओनली शोन इन नोट्स टू अकाउंट। तो उनका नाम है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड, एक ये लिख लीजिए। दूसरा लिखिए आप लोग, वो है हमारा कमिटमेंट्स, प्रपोज्ड डिविडेंड्स, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, प्रपोज्ड डिविडेंड, अदर क्लेम, और एक और नाम मुझे याद आ रहा है वो है अनकॉल्ड लाइबिलिटीज, मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो कॉल ही नहीं हुई। तो ये सारे आंसर आते हैं नोट्स टू अकाउंट में, नीदर कम्स इन एसेट्स नॉर इन लाइबिलिटीज। तो मुझे लगता है कि आपको ये बैलेंस शीट आज रेडी कर लेनी चाहिए और आज से ही मेरे साथ शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर हमारा आज फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसका एक और पार्ट बचा है, उसको भी जरूर देखिएगा। उसमें मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी इस तरह से एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन करूंगी, ताकि अगर एग्जाम में हेड और सब हेड ना आए, इस बार उन्होंने कुछ अलग देने का मन हो जाए और स्टेटमेंट ऑफ P&L का कॉन्सेप्ट दे दे, तो उसके अंदर का हम कैसे डिस्क्रिप्शंस रेडी करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और आपको बस मेरा एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर बहुत सारा करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय।